कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ क्रम 11 एक यात्रा। यह भी इस पाठ का दूसरा वीडियो लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, प्रथम वीडियो में लेखक रामदरस मिश्र का परिचय प्राप्त किया और उनकी महत्वपूर्ण यात्रा अर्थात यात्रा वर्णन को आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था, उसकी समीक्षा प्रस्तुत की थी। इस दूसरे वीडियो में पाठ वाचन के साथ साथ अर्थात रामदरस मिश्र जी का यात्रा वर्णन एक यात्रा, यह भी इस पाठ का वाचन किया जाएगा तथा समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। तो एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला गणभा स्वामीनारायण गुरुकुल में सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे और समझ के बाद में इसके प्रश्न भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक यात्रा, यह भी महत्वपूर्ण यात्रा प्रसंग की वाचन की प्रक्रिया। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो तब मालूम होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, बहुत दूर की यात्रा होती है और जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो ऑटो वाले पीछे पड़ जाते हैं। बाबूजी हमारी ऑटो में बैठिए, बाबूजी कहाँ जाना है, बाबूजी हम बहुत कम किराया लेंगे। और जब उनकी ऑटो में आप बैठ जाते हैं तो उसके बाद वे अंट संट किराया मांगते हैं, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में आपने सोचा भी ना हो उससे भी ज़्यादा वह किराया आपसे वसूल कर लिया करते हैं। इसलिए लेखक रामदरस मिश्र थोड़ी चिंता में है, क्योंकि वो अपना इलाज कराने के लिए एक बड़े शहर में गए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी है। आइए आगे देखते हैं होता क्या है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए मुझे ग्वालियर जाना पड़ा, अर्थात श्रीमान रामदरस मिश्र को ही ग्वालियर जाना पड़ा था। पत्नी साथ में थी, इसीलिए आश्वस्ति बनी हुई थी, अर्थात पत्नी साथ में होने के कारण थोड़ी चिंता कम थी, क्योंकि वह इलाज कराने के लिए ग्वालियर जा रहे थे। लेकिन पत्नी साथ में थी तो वह उन्हें भी अच्छी तरह से संभाल सकती थी, हालांकि उनकी तबीयत अभी ठीक थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज आई, बाबूजी आखिर आपको कहीं तो जाना ही होगा ना, और आप कहीं से ऑटो तो करेंगे ही ना, तो फिर मेरे ऑटो में क्या खराबी है, आप मेरा ही ऑटो कर लीजिए। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण मालूम हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेखक रामदरस मिश्र, लेखक रामदरस मिश्र अस्पताल जाते हैं। वह भी दूर के शहर में। किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं और वह दूर का शहर है ग्वालियर।
ग्वालियर जाते हैं और अंततः एक ऑटो रिक्शा पहले ट्रेन से और उसके बाद ऑटो से। एक ऑटो वाला पीछे पड़ जाता है, कहता है बाबूजी आपको कोई ना कोई ऑटो तो करनी ही होगी, तो मेरे ऑटो में क्या खराबी है, आप इसी में बैठ जाइए, आप मत सोचिए ज़्यादा, बस आप बैठ जाइए। और विश्वास में ले लेता है और अंततः लेखक स्वीकृति दे देते हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं तो यहाँ लेखक ने अपनी स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। डॉक्टर जो था पहले घर से ही इलाज करता था, तो उसके घर का पता ऑटो वाले से बताया गया, वह वहाँ ले गया। वहाँ उसने सामान्य जो चलता हो वही किराया मांगा। लेखक ने वह किराया दे दिया उस ऑटो वाले को और लेखक चिकित्सक के घर पर पहुंचा। डॉक्टर था चिकित्सक, लेकिन वह घर पर नहीं था, उसने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। घर पर तो रहता होगा लेकिन क्लिनिक का समय उस वक्त नहीं था, इसलिए वह क्लिनिक में था, अस्पताल की जगह बदल दी गई थी। इसलिए लेखक वापस वहीं आए जहां उस ऑटो वालों ने अर्थात ऑटो वाले ने उन्हें उतारा था। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, इंतजार अर्थात प्रतीक्षा कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। ऑटो वाले ने बहुत अच्छी बात की कि आप तो रेलवे स्टेशन से डॉक्टर के घर तक गए, मैं आपको वहाँ ले गया, वहाँ तक का किराया मुझे मिला और वहाँ से ये क्लिनिक तक का किराया एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए आपको जो मन में चाहे हो वह मुझे दे दीजिए। ऐसा विद्यार्थियों कहने की हिम्मत बहुत ही कम ऑटो वाले करते हैं। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। अब अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में तो बहुत सारे मरीज होते हैं, देर लग सकती है। इसलिए लेखक ने उसे कहा कि अरे भाई, नौजवान ऑटो वाला था, कि आप यहाँ से चले जाइए, इंतजारी मत करना, घंटा भर भी लग सकता है, काफ़ी टाइम लग सकता है। 6 बजे गए हो 7 बज जाते, 7 बजे गए हो 8 बज जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है अस्पताल में, डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला और कुछ है, यानी वह बाहर से जो अच्छा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, भीतर से इसमें लालच है, क्योंकि वरना इतनी इंतजारी क्यों कर सकता था। अथवा अच्छा भी हो सकता है, ज़्यादा अच्छा ही भी हो, पता नहीं इसमें क्या है, अब तो आगे ही पता चलेगा। वह हमारे भीतर घर करता चला गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं? अब मैं फिर कब आऊं? तब लेखक तो दूर के शहर में गए थे, ट्रेन से गए थे, ग्वालियर नाम के शहर में गए थे, वहाँ ऑटो किया था, रात को वहीं रुकना था, स्वाभाविक थी। ट्रेन दूसरे दिन मिलेगी तो होटल में रुके थे। उस ऑटो वाले ने कहा कि अब मैं आपको लेने के लिए कब आऊं? तो लेखक कहते हैं, क्या कहते देखते हैं, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे तो आपको जहां जाना होगा मैं आपको ले चलूंगा। वैसे यहां कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे, अर्थात कल शताब्दी ट्रेन से हम लौट जाएंगे। तो आपको घूमने के लिए कहाँ ले जाऊं? आपको घुमाने के लिए कहाँ ले जाऊं? लेखक ने कहा ना कल हम शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी लिखा है तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, उससे हम वापस लौटने वाले हो, शाम को देर रात को आने वाली है ट्रेन। तो कहते हैं कि कल सुबह आपको घुमाने के लिए कहीं ले जाऊंगा, आप इंतजारी कीजिएगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा।
हाँ भाई हाँ, हम तो थके हुए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। हाँ ठीक है, मैं कल की बात कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं, लेखक ने सहजता के साथ कहा। उसने कहा मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक अच्छे स्थल को दिखाता रहा, यानी ग्वालियर के घूमने लायक स्थलों को रामदरस मिश्र को यह मोहन नामक ऑटो वाला दिखाता रहा। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। घुमा घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला दिया। लेखक ने कहा भाई ऑटो वाला है, उसे भी बुला लीजिए। अरे आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। नहीं बाबूजी रहने दीजिए। बोल नहीं नहीं बेटा, चाय पी लीजिए। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम इसी शहर के हो? तुम ग्वालियर के ही हो? उसने कहा, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। तो हम देखते हैं कि यह ऑटो वाला जो है वह ग्वालियर का नहीं है। वह कहाँ का है? वह है आगरा नामक शहर का। उसका नाम क्या है? मोहन। तो यह मोहन ऑटो वाला जो है वह युवान है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, लेकिन उसने कहा मैं ग्वालियर का नहीं हूं, मैं आगरा का हूं। नहीं, मैं आगरा का हूं, मैं यहां का नहीं हूं। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूं, कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। वह एकदम चुप हो गया, खामोश, मानो कोई दर्द उसके मन में छा गया हो। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछनीय घटना यानी कोई बुरी घटना हुई है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास थी, गिगियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो एक गांव से कहीं लौट रहे होंगे मोहन। तो एक लड़की भागती हुई उसकी ऑटो के पास आई, कहने लग गई, मोहन मुझे बचा लो। वह मोहन को पहचानती थी, थोड़ी बहुत पहचान थी, ज़्यादा नहीं, यानी वह दूर की पहचान वाली थी। वह कहने लग गई, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मेरा सौदा कर रहे हैं। जरा सोचे कैसे माँ बाप हो गए उस लड़की के जो उसे बेच देना चाह रहे थे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अब ये महामुश्किल से 16-18 साल की युवती रही होगी या 20 साल की युवती रही होगी, और उसकी शादी 40-45 साल 50 साल के अधेड़ के साथ कर दिया जाए तो सही बात नहीं होती। इसलिए यह लड़की आत्महत्या करने की भी सोच रही है कि यदि मेरे माँ बाप ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी शादी कराई तो मैं जिंदा न रहूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। यह विवश लड़की उसके पास आई। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। आखिर मोहन तो असमंजस में पड़ ही जाएगा ना, अब क्या करना चाहिए? उसको एक अच्छी समझ आई, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। स्टेशन या पुलिस स्टेशन की बात की गई है कि मोहन अच्छा कदम बढ़ता है। मोहन पुलिस स्टेशन ले जाता है उस लड़की को और उसकी जो समस्या है उसके बारे में पुलिस से अवगत कराता है, पुलिस को वह समस्या बताता है।
उस लड़की ने थानेदार से हकीकत बयान कर दी। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छा था। वह सोचने लगा कि अरे लड़की नौजवान है और किसी आधेड़ व्यक्ति से इसकी शादी हो जाए और यह अच्छी बात नहीं हो सकती। और यहाँ तो शादी की भी बात नहीं हो तो उसके माँ बाप तो बेच ही देना चाह रहे, यानी पैसों से सौदा करना चाह रहे थे इस लड़की का। पुलिस वाला कुछ सोचता है। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, अरे भाई ऑटो वाले, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहन। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नामे सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, एकदम हक्का बक्का रह गए। कौन? मोहन। कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम इसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। बड़े आश्चर्य की बात थी, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। बुराई क्या नहीं, अच्छी खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छी लड़की है, शादी तो कर लो, लेकिन जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए। आप इस लड़की से पूछ लीजिए ना। इंस्पेक्टर जी तो उस लड़की को पूछ लेते हैं और थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला लिया। उसने हाँ कह दिया। लेकिन मोहन फिर बोल उठे, लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह भी बात है कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। बात तय हो चुकी है। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है और सबसे अहम बात है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। देखो यह शब्द कितना अच्छा है। एक ऑटो वाला, अपने ऑटो वाले देखे होंगे ना, कुछ ऑटो वाले से तो परेशान भी हो गए होंगे। यह ऑटो वाला मानवीय संवेदना की बात कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि यह मोहन और मोहन की बात करे तो उसकी शादी निश्चित ना हुई हो। अरे मोहन की शादी तो निश्चित है उसकी भाभी की बहन के साथ। भाभी जी ने नक्की कर दी है बात। लेकिन यह सोचता है, यह लेखक रामदास मिश्र को कह रहे हैं कि बाबूजी, मैंने सोचा कि मेरी भाभी की बहन से तो कोई भी शादी कर लेगा, कोई भी योग्य वर उसे मिल जाएगा, लेकिन यह लड़की तो बहुत मुसीबत में पड़ गई है। ऐसी स्थिति में उससे शादी करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय, यानी प्रीतिकर और मानवीय भी होगा। फिर लेकिन क्यों कह रहे हो? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ अब समस्या यह है कि विवाह तो एकदम नहीं हो जाएगा, कि विवाह तो कोई भुने हुए चने खाने की बात नहीं है। समय लगता है, वक्त चाहिए। और वह जो लड़की है उसके पास वक्त नहीं है। उसका बाप तो उसे बेच ही देना चाहता है, आखिर लड़की रहेगी कहाँ? हाँ अब समस्या यह है कि विवाह तो एकदम ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर बेच दी जाएगी, वह संकट हो जाएगा। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। भैया और भाभी विस्फोट कर देंगे, गुस्सा कर व्यक्त करेंगे कि ऐसा कैसे तुमने कर दिया, आखिर करूं तो करूं क्या। और इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की को भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए हम इसे नारी निकेतन में रख देते हैं।
लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। अब थानेदार ने उस लड़की से उसके माँ बाप के ऊपर जो शिकायत लिखनी थी वो लिखवा दी, और नारी निकेतन संस्था होती है जहाँ कोई नारी मुसीबत में पड़ जाती है वहाँ उसका ध्यान रखा जाता है, उस संस्था में इस लड़की को रख दिया गया। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शादी करवा दी। देखिए कितना ईमानदार और नेक पुलिस इंस्पेक्टर है यह। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? रामदरस मिश्र जी मोहन को कह रहे हैं कि अरे ऐसे नेक थानेदार कहाँ मिलते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कथा सुन रहा हूं। विद्यार्थियों, एक यात्रा यह भी आपको एक कहानी लगेगी, लेकिन यह सत्य हकीकत है। यह यात्रा वर्णन भी हम नहीं कह सकते, यह एक बोध प्रदान घटना कह सकते हैं कि जो मोहन के साथ घटित हुई और उसका वर्णन व्यक्त किया गया रामदरस मिश्र के साथ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। ज्ञानी है, बहुत ही अधिक ज्ञानी, ऐसे कवि हृदय थानेदार। हाँ सब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ तब क्या हुआ? तब यह कि मेरे बड़े भाई ने मुझसे दूरियां बना दी, वे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से शादी की वह किसी और जाति की है। यहाँ जाति की बात की गई है कि देखा जाता है कि ज़्यादातर शादियाँ जाति और समाज से की जाती है, लेकिन मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए मोहन ने दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी की थी। और वैसे भी कहा गया है ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। पर यहाँ भाई साहब तो खपा हो गए, भाभी जी नाराज हो गई। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह कैसे होना था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा होता है जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न कर देता है। तो यहाँ बात बताई गई है कि आगरा का रहने वाला मोहन ग्वालियर चला आया और उसे ऑटो चलाना पड़ा। बीए तक पढ़ाई की है, फिर भी क्योंकि भाई और भाभी का आसरा न रहा, उनकी मदद और सहायता भी नहीं मिल पाई। हाँ यह सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चला रहा हूँ। तो नए शहर में कोई पहचान वाले भी नहीं थे, इसलिए नौकरी मिलना मुश्किल काम हो चुका था, इसीलिए मोहन ऑटो चला रहा था। वास्तव में अब यहाँ पे देखिए रामदरस मिश्र बहुत प्रभावित हुए हैं इस ऑटो वाले से, और वह महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर दे जाते हैं, लेख कविताएं लिख जाते हैं, परंतु अपने व्यवहार में वह नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशा को दूर किया है, एक दुर्दशाग्रस्त लड़की को मुसीबत से बचा दिया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा दिया है। देखिए, दुर्दशा से बचा दिया किसने? मोहन ने उस लड़की को। यानी तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। अब मोहन का जवाब देखिएगा। मोहन का इतना
उच्च कक्षा का जवाब है, जिससे नारियों के प्रति सम्मान की भावना हर एक व्यक्ति के हृदय में और बढ़ जाएगी। जब लेखक ने ऐसा कहा कि तुमने इस नारी का जीवन सुधार दिया, तो उस समय मोहन कह रहा है, बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने उस लड़की के ऊपर एक बार उपकार किया, लेकिन वह मेरे घर को अच्छी तरह से संभालती है। हर रोज मेरे ऊपर उपकार करती है। थका हारा ऑटो चला कर घर पे आता हूँ तो मेरी सेवा करती है। यानी एक बार के उपकार का बदला जीवन भर मुझे मिल रहा है। यह तो नारियों की महानता होती है विद्यार्थियों, कि वह बहुत ही शांत मन से पूरे घर परिवार को संभालती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, यानी शताब्दी एक्सप्रेस आने वाली थी। मोहन हमें लेकर स्टेशन पर पहुंच गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, यह तुम्हारा श्रम का फल है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसों का कुछ मोल नहीं हो सकता। पैसा तो और लोगों से मैं कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यानी उसको पैसे नहीं लूटने थे, उसको तो ऐसा लगा था कि यह मानो मुझे बाबूजी मिल गए, पापा मिल गए। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, यानी 300 वापिस कर रहा था, वह भी रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त रख दी बाबूजी आपने? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन पर बात करता रहूँगा। हाँ हाँ भाई, शौक से बात कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इतने नेक इंसान से कौन बात न करना चाहे। लेकिन आपका नाम तो बाबूजी मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो यहाँ लेखक ने स्वयं के माध्यम से बात की है यह यात्रा की, और यहाँ उन्होंने नाम सत्यकेतु और कामना बताया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ हमने एक कहानी देखी, जिसमें लेखक ने सत्यकेतु और कामना के माध्यम से यह कहानी को आगे बढ़ाया है। और मुख्य तौर पर इसका पात्र है मोहन, जो ग्वालियर में रिक्शा चला रहे हैं। यह कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की। इस कहानी को अच्छी तरह से समझिएगा। पाठ के महत्वपूर्ण स्वाध्याय तथा अभ्यास के प्रश्नों को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।